नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल अनिल की सोशियोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का जो भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ अध्याय है उसके महत्वपूर्ण जो 101 जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज का हम ये क्लास प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति आधारित थी। तो हमें पता ही है कि बंधुता, स्वतंत्रता और समानता। तो फ्रांस की क्रांति है वो बंधुता, स्वतंत्रता और समानता के आधार पे लड़ी गई थी। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान के मसौदे पर विचार किया गया 1932 के कराची अधिवेशन में, 1931 के कराची अधिवेशन में, 32 के लाहौर अधिवेशन में या 36 के लाहौर अधिवेशन में। तो हमें इसका आंसर पता ही है, 1931 के कराची अधिवेशन में संविधान के मसौदे पर विचार किया गया था। अगला है, जब सभी नागरिक सीधे ही सार्वजनिक निर्णयों में भागीदार होते हैं तो उसे कहते हैं, उसे हमें पता ही है कि हम उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड है, वहाँ सभी नागरिक हैं, वो सभी सार्वजनिक निर्णयों में सीधे ही भागीदार होते हैं। अगला प्रश्न है, द ओनली वे के लेखक कौन हैं? तो जो हरिजन नामक एक समाचार पत्रिका थी, उसमें गांधी जी ने अपना एक लेख लिखा था, द ओनली वे, केवल एक ही रास्ता। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की गई थी? तो देखिए, सबसे पहले संविधान सभा की मांग है 1935 में की गई थी। वैसे तो 1934 में एम.एन. राय के द्वारा संविधान की जो सभा है उसकी संकल्पना की गई थी, लेकिन 1935 में कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से इसकी मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ तथा कितने सदस्य थे? तो हमें पता ही है, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, जिसमें 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब व किसकी अध्यक्षता में हुई? तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, और इसी बैठक में फिर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना किसे सुनिश्चित करती है? संविधान की प्रस्तावना है वो सामाजिक न्याय को, धार्मिक न्याय को, राजनीतिक न्याय को। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी को। अगला है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पर कब व किसके द्वारा रखा गया? तो हमें पता ही है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ तथा संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो हम सबको पता है कि संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पहली बार आंशिक रूप से लागू हुआ था। इसके जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे वो लागू हो गए थे, और कुल 11 बैठकें संविधान सभा के द्वारा आयोजित की गई थी। अगला है, जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है, कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 आपको जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता या कभी भी इसके ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती। फिर है, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा किसकी देन है? तो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा गांधी जी की देन है। गांधी जी चाहते थे कि निम्न से निम्न व्यक्ति को भी सरकार में भागीदारी मिले, इसीलिए उन्होंने द ओनली वे लेख भी लिखा था। फिर है, 73वां व 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो हमें सभी को पता है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से और 74वां है वो नगर निकाय से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, और 74वें संविधान संशोधन में जो नगर निकाय हैं, जिनमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम आते हैं। फिर है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे पहले जो स्थानीय स्वशासन है उसकी अवधारणा लॉर्ड रिपन ने दी थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग व अनुसूची जोड़ी गई? तो हमें पता ही है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज का स्थापना करता है, जिसको भाग 9वीं और अनुसूची 11वीं, 9वां भाग और 11वीं अनुसूची में उसको जोड़ा गया है। अगला है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था किसकी सिफारिश पर प्रारंभ की गई? तो ये सभी को पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी, जो
उस समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। और इसी मेहता कमेटी ने फिर अपने जो सुझाव दिए थे उसमें पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का भाग नहीं है। तो हमें पता ही है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उसमें सबसे जो ऊपरी है वो जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, सबसे निम्न है ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका है वो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का भाग नहीं है, वो शहरी निकायों का भाग है। फिर है, राज्य में कितनी जनसंख्या से कम होने पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें पता है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली लगती है, जहाँ पंचायत समिति या ब्लॉक समिति है वो इसका भाग नहीं होते। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कब और कहाँ की गई? तो हम सबको पता ही है कि सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और सबसे पहले जो पंचायती राज के चुनाव हैं वो किसके द्वारा करवाए गए थे? तो सबसे पहले पंचायती राज के चुनाव आंध्र प्रदेश के द्वारा करवाए गए थे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के चुनाव कितने वर्ष में करवाना अनिवार्य है? तो हमें पता ही है कि पंचायती राज के चुनाव हैं वो हर 5 वर्ष में करवाना अनिवार्य है। 73वें संविधान संशोधन के बाद में ये नियम बना दिया गया है कि हर 5 साल में पंचायती राज के चुनाव होने ही चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सभी को पता है कि पंचायती राज के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को 17% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर है, खासी जनजाति में पारंपरिक राजनीतिक परिषद क्या कहलाती है? तो जो खासी जनजाति है उसकी जो पारंपरिक राजनीतिक परिषद है उसको दरबार कुर कहा जाता है, जहां सारे राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं। ये कुछ जनजातियों में ही ऐसा पाया जाता है। खासी जनजाति है वो मेघालय में पाई जाती है। अगला है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये तो सभी को पता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी, जहाँ लोगों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाने का काम किया। फिर है, उत्तराखंड में वन बचाने हेतु महिलाओं द्वारा बनाई गई पंचायतें क्या कहलाती हैं? तो उत्तराखंड में जो महिलाओं ने वन बचाने के लिए वन पंचायतों का गठन किया था ताकि वनों को बचाया जा सके। फिर है, फड़ किसे कहते हैं? देखिए ये शब्द वैसे तो राजस्थान में अधिक जाना जाता है। फड़ है वो कहानी कहने के कपड़े पर बने चित्र। जो देवी देवता होते हैं या वहाँ के जो लोक देवता होते हैं उनके पीछे एक कपड़ा लगाया हुआ होता है, उस कपड़े के ऊपर बहुत सारे चित्र बने हुए होते हैं जो उनकी कहानी को कहते हैं या उनके बारे में बताते हैं, उसको हम फड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसान समूह किसका उदाहरण है? राजनीतिक दल, दबाव समूह, दोनों। तो हमें पता है कि किसान समूह है वो दबाव समूह का उदाहरण है। अभी आप देख भी रहे होंगे कि हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है। फिर है, जो समूह सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको हम कहते हैं राजनीतिक दल। दबाव समूह और राजनीतिक दल में यही फर्क है कि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्ति है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य केवल अपनी मांगों को मनवाना है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो ये सभी को पता है, पंचायती राज की शुरुआत 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। फिर है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज में कितने विषय शामिल किए गए? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में 29 विषयों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता आयोग का गठन या कमेटी का गठन किस लिए किया गया था? तो हमने पहले भी बताया था कि 1952 में भारत सरकार ने क्या जारी किया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था। उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था और इसी कमेटी का प्रस्ताव था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की जाए। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक कौन हैं?
तो वैसे तो पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में आ जाएगा ये बलवंत राय मेहता। इन्होंने ही पहली बार भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें बता ही दिया, 24 अप्रैल 1993 को पहली बार 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज की दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं तो किसी भी ग्राम पंचायत के जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं या वहाँ की मतदाता सूची में जिन जिन का नाम दर्ज है वो उस ग्राम पंचायत में उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, सरपंच का चुनाव कौन सी विधि से होता है? तो हमें पता ही है, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। जो ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, जो कि वोटर हैं, वो सरपंच के लिए सीधा अपना मतदान देते हैं, अपना वोट डालते हैं। 5 वर्ष से पूर्व है पंचायत का विघटन होने पर कितने समय पर चुनाव अनिवार्य है? तो 73वें संविधान संशोधन के बाद में ये व्यवस्था कर दी गई कि 5 वर्ष से पूर्व अगर पंचायत विघटित हो जाती है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। अगला है, जनता के विशेष हितों की रक्षा हेतु गठित संगठन जो सरकार पर दबाव डालते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो दबाव डालते हैं इसलिए उनको हम दबाव समूह कहते हैं। अगला है, भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार है संविधान। भारतीय लोकतंत्र है वो किस पे टिका हुआ है? हमारे संविधान पे टिका हुआ है। अगला है, कानून के पीछे किसकी शक्ति निहित होती है? तो हमें पता ही है कि कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है। कोई भी कानून है उसको राज्य ही इम्प्लीमेंट करवाता है, राज्य ही उसको लागू करता है। अगला है, भारत जैसे विशाल देश में किस प्रकार के लोकतंत्र की सर्वाधिक कम संभावनाएं हैं? तो देखिए, लोकतंत्र 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावनाएं कम से कम है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या और यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, इसलिए लोगों को सभी निर्णयों में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार करना संभव नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है, जहाँ हम हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं और वही हमारे लिए फैसला लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? तो हमें पता है कि भारतीय संविधान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में ये 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये 12 है। अगला प्रश्न है, दबाव समूह का कार्य नहीं है? चुनाव लड़ना, चुनाव लड़वाना, सरकार पर दबाव डालना, जनमत का निर्माण। तो दबाव समूह है, उनका काम चुनाव लड़ना नहीं है, वो चुनाव लड़वाते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूह की विशेषता नहीं है? संयुक्त हित संगठन, राजनीतिक दलों पर दबाव और राजनीतिक स्वरूप। तो हमें पता है कि दबाव समूह का कोई राजनीतिक स्वरूप नहीं होता, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स किस प्रकार का संगठन है? तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एक दबाव समूह है जो सरकार पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालता है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये तो सीधा सीधा प्रश्न है कि संसदीय व्यवस्था हमारी ब्रिटेन से ली गई है। संसद के बारे में या शिक्षा के बारे में, ये दोनों व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से ही ली गई हैं। फिर है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो हमें पता है कि 1993 में पूरे भारत में लागू हुआ और 1994 में हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है, महिलाओं को स्थानीय सरकारों में भागीदारी का अधिकार कौन से संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो हमें पता है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों में या शहरी निकायों में महिलाओं को 33% भागीदारी दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और ब दोनों, क्योंकि स्थानीय सरकार के मतलब दोनों आ गए, शहरी भी आ गए और ग्रामीण भी आ गए। तो ग्रामीण में 73वें संविधान संशोधन द्वारा और शहरों में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भागीदारी सुनिश्चित की गई है। फिर है, 1931 के कराची कांग्रेस संकल्प घोषणा पत्र में शामिल था धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, वयस्क मताधिकार या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी चीज़ें 1931 के कराची कांग्रेस संकल्प घोषणा पत्र में शामिल थी, जिनको बाद में संविधान में अपना लिया भी गया। अगला है, इंग्लैंड में मताधिकार कब प्रारंभ हुआ? तो सभी को पता है कि इंग्लैंड में मताधिकार 1918 में वहाँ एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद में मताधिकार की शुरुआत हुई। दबाव समूह की कार्यविधि है,
दबाव समूहीकारी विधि है जनमत का निर्माण, प्रचार प्रसार करना, चुनाव लड़वाना या समस्त। तो हमें पता है कि दबाव समूहीकारी विधि समस्त में आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दबाव समूह मजदूर संघ का उदाहरण है? भारतीय मजदूर संघ, हिंदू मजदूर सभा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी क्या है? मजदूर संघों के दबाव समूह है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का कार्य क्या है? सरकार बनाना, चुनाव लड़ना, सामाजिक और राजनीतिक सुधार या सभी। तो इसका हमें आंसर आता ही है कि राजनीतिक दल के ये सभी कार्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है? तो ये तो बड़ा सीधा प्रश्न है, ये भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। चीन जो है वहाँ एक दलीय व्यवस्था है, भारत जैसा देश है वहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय बहुत सारे दल होते हैं। अगला है, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो ये तो सीधा सीधा प्रश्न है, सबको पता ही है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कुल 11 बैठकें हुई जिनमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। अगला है, जनता का जनता पर जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है? तो सीधा सीधा प्रश्न है कि इसको हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं, जहाँ जनता जनता पर जनता के द्वारा शासन करती है। अगला प्रश्न है, संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? तो उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए सबके अंतिम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है, अधिकारों के संरक्षण या उपचार का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो हमें पता ही है कि अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए? तो सभी को पता है, अनुच्छेद 42 1976 के द्वारा संविधान 1942 से संविधान संशोधन। देखिए यहाँ अनुच्छेद की जगह 1942वां संविधान संशोधन आप पढ़ें इसको। 1942 का 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन सी व्यवस्था ब्रिटेन से प्राप्त की गई है? तो हमें पहले भी बात की थी, शिक्षा, संसदीय व्यवस्था और विधि, ये तीनों ही हमने कहाँ से प्राप्त की हैं? ये तीनों ही हमने इंग्लैंड से प्राप्त की हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमें पता ही है कि मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो इसका भी सबको पता है, सीधा सीधा प्रश्न है कि कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। फिर है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो हमें पता है कि जो नई सरकार गठित हुई थी 2014 में, उसने क्या किया था, 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग है उसको समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की थी। उसको नीति आयोग कहा जाता है। पहले इसको योजना आयोग कहा जाता था, इसी को बदल के इन्होंने नया बना दिया, इसको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कहा जाता है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो सभी को पता है कि आर्टिकल 25 से 28 है, वो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा दस्तावेज जिससे किसी राष्ट्र के सिद्धांतों का निर्माण होता है क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं संविधान। संविधान ही वो दस्तावेज है जहाँ राष्ट्र के सिद्धांतों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है? या संविधान के बारे में अगर कोई विवाद है तो अंतिम निर्णय या व्याख्या कौन करेगा? संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या जनता? तो इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी विवाद होता है संविधान के संबंध में या संविधान के किसी भी व्याख्या करने में, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। पंचायत का शाब्दिक अर्थ है तो हमें पता ही है, 5 व्यक्तियों का शासन या 5 व्यक्तियों या 5 पंचों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम पंचायत कहते हैं। फिर है, कानून के पीछे किसकी शक्ति निहित होती है? तो कानून के पीछे राज्य की शक्ति निहित होती है, राज्य ही है वो कानून को इम्प्लीमेंट करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के मूल उद्देश्यों में शामिल है सभी के साथ समानता, अस्पृश्यता का अंत, गरीबी का उन्मूलन, सभी। तो हमारे संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? ये सभी हमारे संविधान के मूल उद्देश्य हैं।
अगला प्रश्न है, अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं? तो हमें पता है कि भारत में कुल अभी तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। अगला प्रश्न है, जिले के विकास हेतु किसका गठन किया जाता है? तो हर जिले में जिले के विकास हेतु एक समिति बनाई जाती है जिसको जिला आयोजना या जिला योजना समिति बोला जाता है, जिसमें नगरपालिका और जो पंचायत समिति है उनके सदस्य शामिल होते हैं। लगभग 25 सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी संस्थाएं अपनी संरचना व क्रियाकलाप में लोकतांत्रिक हों यह आवश्यक नहीं है। यह बात किसने कही है? तो यह बात कही है टिप्लेट नोगबरी। टिप्लेट नोगबरी ने कहा है कि आदिवासी संस्थाएं संरचना व क्रियाकलाप में लोकतांत्रिक हों यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जैसे दरबार कूर हैं, ये संस्थाएं हैं वो राजनीतिक संस्थाएं हैं, तो वो पूरी लोकतांत्रिक रूप से काम करें ऐसा संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो हम सबको पता है कि अनुच्छेद 40 है, वहाँ राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। अगला है, कौन से अनुच्छेद में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 ख में पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है कि पंचायतों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। इसका उल्लेख 243 ख में किया गया है। अगला है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो देखिए, पंचायती जो राज्य व्यवस्था या स्थानीय निकाय है उनके लिए जो वित्त की व्यवस्था करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हर 5 वर्ष के बाद में राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो कि पंचायती राज और स्थानीय निकायों को वित्त आवंटित करते हैं। अगला प्रश्न है, एक नीति निर्माण की इकाई के रूप में जिले में स्थापित की जाती है। तो हमें पता ही है कि हर जिले में एक जिला परिषद का गठन किया जाता है जो कि नीति निर्माण का काम करती है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे ऊपरी जो भाग है जो पूरे जिले के लिए नीति बनाती है वो क्या है? वो ये जिला परिषद ही है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्य क्या है? सड़कों का निर्माण, सफाई व्यवस्था, कर लगाना, सभी। तो हमें पता है ये ग्राम पंचायत का ये सभी कार्य है। अगला प्रश्न है, ऐसी व्यवस्था जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समुदाय के सभी सदस्य भाग लेते हैं उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र? तो उसको हम सहभागी लोकतंत्र कहते हैं, जहां निर्णय लेने के लिए समुदाय के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों की शक्तियों का ऊपर से नीचे तक बंटवारा क्या कहलाता है? तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, सत्ता का केंद्रीकरण और सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सत्ता को जब एक हाथ में सत्ता का पूरा जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति को, एक संस्था को दे दी जाए उसको हम केंद्रीकरण कहते हैं। और जब शक्तियों का बंटवारा ऊपर से नीचे की ओर कर दिया जाए, जैसे पंचायती राज है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है कि भारत एक समाजवादी डैश डैश राज्य है। तो भारत क्या है? भारत है एक पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देखिए, भारत है वो पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनता है, इसलिए भारत को एक रिपब्लिक या गणराज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत में सरपंच व उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? तो हमें पहले भी बात की थी कि सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और उप सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। जो वार्ड पंच हैं वही मिलकर उप सरपंच का चुनाव अपने अंदर से ही चुन लेते हैं उप सरपंच को। अगला है, निम्न में से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये सारे के सारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भारत में वर्तमान में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो सरपंच होता है, इसलिए वो बैठक की अध्यक्षता भी वही करेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए को दिया गया है? तो हमें पता ही है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की राजकीय भाषा कौन सी है? तो भारत की राजकीय भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए अनिवार्य तत्व है।
या राज्य के हेतु अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता या सभी? तो हमें पता ही है कोई भी जो राज्य है उसकी परिभाषा यही है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या जो तथा वहाँ की सरकार जो प्रभुसत्ता संपन्न सरकार है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सभी। भौगोलिक क्षेत्र भी होना चाहिए राज्य के लिए, जनसंख्या भी जरूरी है और प्रभुसत्ता संपन्न एक सरकार भी होना जरूरी है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सभी। अगला है हरिजन नामक पत्र के लेखक कौन है? तो हमें पहले भी बात कर ली थी, गांधी जी हैं और उन्होंने इसी में द ओनली वे, एक ही रास्ता नामक एक लेख लिखा था। औपनिवेशिक काल में जिले का मुखिया कौन कहलाता था? तो उस समय जिले के मुखिया को कलेक्टर कहते थे, जो कि जिले से राजस्व एकत्रित करके अंग्रेजी सरकार को पहुंचाता था, इसलिए उसको कलेक्टर कहते थे। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के हनन पर किस न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो देखिए भारत में व्यवस्था है कि अगर कोई आपके मूल अधिकारों को हनन करे तो आप सीधे ही उच्चतम न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन करता है। अगला है पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वोट डालने के लिए 18 वर्ष है और चुनाव में भाग लेने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अगर किसी को चुनाव लड़ना है पंचायती राज का तो 21 वर्ष का होना जरूरी है। पंचायती राज के चुनाव संपन्न कौन कराता है? तो 73वें संविधान संशोधन के बाद में राज्यों के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और यही राज्य निर्वाचन आयोग क्या करते हैं? राज्य में पंचायती राज के चुनाव संपन्न कराते हैं। पहले इनको संपन्न कराती थी राज्य सरकार, लेकिन बाद में 73वें संविधान संशोधन के बाद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और यही पंचायती राज चुनाव संपन्न कराते हैं। अगला प्रश्न है पंचायत समिति स्तर पर प्रमुख कौन होता है? तो हमें पता ही है प्रधान। ग्राम पंचायत पे सरपंच, पंचायत समिति पे प्रधान और जिले स्तर पर जिला प्रमुख। अगला है ग्राम पंचायत स्तर पर वार्ड पंच अपने में से किसका चुनाव करते हैं? तो हमने पहले ही बात की थी कि वार्ड पंच अपने में से उप सरपंच का चुनाव करते हैं, इसलिए उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। अगला है जिला प्रमुख व पंचायत समिति प्रधान का चुनाव कैसे होता है? तो हमें पता है कि जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान जिला परिषद के जो सदस्य हैं या पंचायत समिति के सदस्य हैं वो अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को जिला प्रमुख और पंचायत समिति का प्रधान चुन लेते हैं। अगला है मताधिकार के प्रयोग की न्यूनतम आयु। तो भारत में सबको पता है कि 18 वर्ष का व्यक्ति भारत में वोट डाल सकता है। अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले योजना आयोग था, उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे। अब जो नीति आयोग है 2015 के बाद में उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो सभी को पता है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, संघीय लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ ये समान काम के लिए समान वेतन है। समान काम के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में है? तो समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख आर्टिकल 39 घ 39 घ में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है भारत में दबाव समूह की स्थापना कब हुई? तो 1801 में भारत में दबाव समूह की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है दबाव समूह का दोष या उसके दबाव समूह के जो अवगुण है वो कौन से हैं? राष्ट्रीय हितों को नुकसान, राष्ट्रीय एकता में बाधक, सामाजिक एकता में बाधक, सभी। तो पता है कि जो दबाव समूह है उसमें ये सभी दोष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दबाव समूह का उदाहरण कौन सा है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय छात्र संघ, राष्ट्रीय छात्र संघ, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी क्या है? दबाव समूह है। 100 नंबर का प्रश्न है हित समूह का मुख्य आधार क्या है? संयुक्त भाषा, संयुक्त हित, संयुक्त संस्कृति, संयुक्त धर्म। तो पता ही है कि दबाव समूह है वो संयुक्त हित पर बने हुए होते हैं। आज का अंतिम 101वां प्रश्न है प्रभु जाति का स्थानीय सोपान में कौन सा स्थान होता है? तो हमें पता ही है कि प्रभु जाति है वो अपने क्षेत्र में उच्च जाति होती है और प्रभु जाति का मतलब ही यही है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और जो कृषि भूमि पर जिसका सर्वाधिक अधिकार होता है वो प्रभु जाति कहलाती है और वो उस क्षेत्र की सबसे उच्च जाति होती है। तो देखिए विद्यार्थियों आज के ये 101 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।